गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डेलीगेशन। मीनिंग ऑफ डेलीगेशन। फर्स्टली, डेलीगेशन refers to the downward transfer of authority from a superior to a subordinate। डेलीगेशन से मीनिंग क्या है, इसमें क्या अथॉरिटी का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। मतलब सुपीरियर अपनी अथॉरिटी जो है वो किसे देता है, सबॉर्डिनेट को देता है। तो इस तरह से जो अथॉरिटी सुपीरियर के थ्रू सबॉर्डिनेट्स को दी जाती है या फिर कह सकते हैं ट्रांसफ़र की जाती है, वो कहलाता है डेलीगेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के जो एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है अथॉरिटी, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी से मीनिंग देखेंगे हम। फर्स्टली, इट मीन्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड ही सबॉर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजिशंस। मतलब अथॉरिटी में ये जो कमांड है वो किसके थ्रू दी जाती है, सुपीरियर के थ्रू सबॉर्डिनेट्स को कमांड दी जाती है, या फिर कह सकते हैं डायरेक्शन दिया जाता है कि उन्हें क्या एक्शन लेना है या किस तरह से उन्हें वर्क को करना है, कौन सा पर्सन कौन सी पोजीशन पे रहेगा और वो अपनी पोजीशन का जो वर्क है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, ये कहलाता है अथॉरिटी। आप यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा है। डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर ये 1 पर्सन है जो रेड आपको दिख रहा है। ये क्या कर रहा है, ये जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं इन सभी सबॉर्डिनेट्स को क्या कर रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अथॉरिटी जो है वो क्या है, ओनली 1 पर्सन के पास में है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। It means obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन किसके लिए है, सबॉर्डिनेट्स के लिए, कि सबॉर्डिनेट्स को जो वर्क असाइन किया गया है या फिर जो ड्यूटी उन्हें दी गई है वो असाइन ड्यूटी उन्हें क्या करनी है, प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करनी है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करें। नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से मीनिंग इन सम वर्ड्स देखा जाए तो होता है आंसरेबल। आंसरेबल से मीनिंग यहाँ पर ये है कि अगर उन्होंने वर्क को कंप्लीट कर लिया है या उन्होंने वर्क को कंप्लीट नहीं किया है, दोनों ही कंडीशन में वो आंसरेबल होंगे। अगर वर्क कंप्लीट कर लिया है तो उन्होंने वर्क जो है वो फुली कंप्लीट किया है, पार्शली कंप्लीट किया है ना, और अगर वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, ये इसके लिए भी वो क्या होंगे, आंसरेबल होंगे। तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, फाइनल आउटकम जो है उस आप मतलब जो वर्क असाइन किया था उसका आउटकम क्या रहा, मतलब वो वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए जो जवाबदेही है वो क्या कहलाएगी, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। डिफरेंसेस जो है वो किसी भी 2 एलिमेंट में भी डिफरेंसेस जो है वो पूछे जा सकते हैं। और आपको पता ही है कि डिफरेंसेस जो है वो आपको बेसिस के बेसिस पे लर्न करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पर्टिकुलर बेसिस भी दिए जाते हैं। देन उन बेसिस पे आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ऑन द बेसिस हम डिफरेंसेस देखेंगे। फर्स्टली डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग देखेंगे, राइट टू कमांड। अथॉरिटी क्या है,
अथॉरिटी में राइट होता है कि सुपीरियर जो है वो क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स को कमांड देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मीनिंग है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्लिगेशन होता है कि उन्हें जो वर्क करने को दिया गया है वो उन्हें कंप्लीट करना है। एंड अकाउंटेबिलिटी में क्या होती है, आंसरेबिलिटी होती है। वो किसके लिए, जो टास्क असाइन किया गया है उसके आउटकम के लिए या फिर उसके एंड के अकॉर्डिंग कि उन्होंने वो वर्क कंप्लीट किया या नहीं किया है। नेक्स्ट बेसिस है डेलीगेशन। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी हम क्या कर सकते हैं, जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम डेलीगेट कर सकते हैं कि आपने अपनी अथॉरिटी अपने जो आपसे जो जूनियर पर्सन है आपने उसे दे दी। आप कहीं जा रहे हैं सपोज़ ना, जैसे आपने अभी स्कूल में ही आपने देखा होगा जब प्रिंसिपल सर नहीं होते हैं तो वो अपनी अथॉरिटी क्या करते हैं, जो उनसे जो सीनियर मोस्ट स्कूल में जो सीनियर मोस्ट टीचर है उन्हें क्या करते हैं, डेलीगेट करके जाते हैं। तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से डेलीगेट नहीं की जा सकती है। अब जैसे प्रिंसिपल सर ने जो सीनियर मोस्ट टीचर को अथॉरिटी दी, तो ऐसी कंडीशन में सीनियर मोस्ट टीचर उनके एब्सेंस में जो भी डिसीजन लेता है तो वो उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकता है कि मैं उनके बिहाफ पर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ऐसी कंडीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, ऐसा नहीं होगा। अगर वो नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल सर, अगर जो भी सीनियर मोस्ट टीचर है अगर वो कोई डिसीज़न लेता है तो ऐसी कंडीशन में वो उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उन्हें डेलीगेट नहीं कर सकता है। एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट एट ऑल। इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी क्या जो है वो डेलीगेट पूरी तरह से नहीं की जा सकती है ना। अब आपको जो काम करने को दिया जाता है तो वो आप ही से पूछा जाता है ना कि आपने उस काम को कंप्लीट किया है या नहीं किया है, किसी अदर पर्सन से तो नहीं पूछा जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अब अथॉरिटी का जो ओरिजिन होता है वो किस बेसिस पर होता है, फॉर्मल पोजीशन पर। फॉर्मल पोजीशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ फॉर्मली वर्क रन किया जाता है, मतलब फॉर्मली आपने क्या किया है, स्केलर चेन बनाई है, देन स्केलर चेन में क्या होती है, अथॉरिटी रन करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अराइज कब होती है, जब अथॉरिटी जब आपको डेलीगेट की जाती है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। मतलब आप उस अथॉरिटी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपको पूरी तरह से अपनी जो अथॉरिटी जो आपको दी गई है उस अथॉरिटी को ध्यान में रखते हुए देन आपको क्या करना है, वर्क करना है। एंड लास्ट अकाउंटेबिलिटी अराइजेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी किससे अराइज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कि जब आपको वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तब आप उसके लिए क्या होंगे, आंसरेबल होंगे कि आपने उस वर्क को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो आप देखेंगे कि ओरिजिन जो हो रहा है वो 1 बाय 1 हो रहा है। अथॉरिटी का जो ओरिजिन है वो फॉर्मल पोजीशन से हुआ है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का अथॉरिटी से, एंड अकाउंटेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डायरेक्शन किस तरह से चल रहा है, डायरेक्शन जो है वो इस तरह से आपका फ्लो यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्लो, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। अब अथॉरिटी जो है वो किस तरह से चलती है, डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। यहाँ पर अगर सुपीरियर है तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देगा। तो ये क्या चल रही है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या चलती है, अपवर्ड, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। वो सबऑर्डिनेट से देन फिर कहाँ जाती है, सुपीरियर के पास में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं कि उन्हें उनके वर्क को कंप्लीट करना है। किनके वर्क को, जो कि सुपीरियर ने उन्हें असाइन किया है।
एंड अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर। और जो अकाउंटेबिलिटी है उसका फ्लो भी क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। मतलब जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर के लिए आंसरेबल होते हैं। जो सुपीरियर ने उन्हें अथॉरिटी दी है या जो सुपीरियर ने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में फर्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। अब डेलीगेशन में क्या होता है, मैनेजमेंट वर्क जो है वो क्या हम इफ़ेक्टिवली हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो असाइन की जाती है वो स्केलर चेन में असाइन की जाती है। तो जिससे ये होता है कि जिस पर्सन को या फिर जिस सबॉर्डिनेट को जो वर्क करने के लिए दिया गया है वो उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और उसे उस टास्क या फिर वर्क को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब इससे क्या होता है, जिस लेवल पर जिस वर्क को करने के लिए जिस पर्सन को दिया गया है वो उस वर्क के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसी कंडीशन में पर्टिकुलर उस वर्क में उस एम्प्लॉय का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। वो उस वर्क को परफॉर्म करने में एफिशिएंट होता चला जाता है, क्योंकि वो रेगुलरली उस वर्क को परफॉर्म कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉई होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से मीनिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हर एवरी लेवल पर एम्प्लॉयज़ को वर्क जब असाइन किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अथॉरिटी का अगर डेलीगेट अगर सबॉर्डिनेट को की गई है तो ऐसी कंडीशन में सबॉर्डिनेट क्या होता है, मोटिवेट होता है कि वो किस लेवल का वर्क कर रहा है, सुपीरियर वर्क का लेवल, सुपीरियर लेवल के वर्क को कर रहा है। तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या होते हैं, और ज़्यादा मोटिवेट होकर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट ग्रोथ। अब इससे क्या होती है, बिज़नेस की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि सारा बर्डन जो होता है वो किसी एक पर्सन पर नहीं होता है। वो अपना वर्क जो है वो क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन कर देता है, जिससे वर्क कम टाइमिंग में और फास्टली कंप्लीट होता है और डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब यहाँ पर डेलीगेट जो की जाती है अथॉरिटी, वो किस बेसिस पर अथॉरिटी की जाती है, हायरार्किकल बेसिस पर। मतलब ये है कि सुपीरियर देन सबॉर्डिनेट, या फिर कह सकते देन उसका सबॉर्डिनेट, या फिर हम कह सकते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में लेवल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। एंड लास्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब डेलीगेशन से क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बेटर हो जाता है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता होता है कि टॉप लेवल पर कौन सा पर्सन वर्क करेगा, मिडिल लेवल पर कौन सा पर्सन वर्क करेगा और लोअर लेवल पर कौन सा वर्क करेगा। तो ऐसी कंडीशन में सारे ही लेवल्स के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर वर्क करते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एज अ चेन वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन से मीनिंग देखेंगे, इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर डायग्राम में जैसा कि आपको शो हो रहा है, एक मिडिल में एक पर्सन है, मतलब ये कौन है, सुपीरियर है, और जो सारे जो डायरेक्शन में जो पर्सन्स खड़े हैं वो उसके क्या हैं, सारे सबॉर्डिनेट्स हैं। तो अथॉरिटी जो है वो किसके पास में है, सुपीरियर के पास में है, और सुपीरियर क्या कर रहा है, जो लोअर लेवल के जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है ना। या फिर कह सकते हैं कि अपनी अथॉरिटी उन्हें वो हर पर्सन को वो हर पर्सन में वो क्या कर रहा है, अथॉरिटी का डिवाइडेशन कर रहा है कि आपको ये वर्क करना है, आपको ये वर्क करना है। ये ए पर्सन है, उसने ए पर्सन को वर्क करने को दिया कि आपको
फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करना है, बी पर्सन को उसने वर्क को दे दिया कि आपको मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क करना है, तो उससे रिलेटेड सारे डिसीजन आप लेंगे। तो इस तरह से उसने क्या कर दिया, अथॉरिटी का डिस्पर्जल कर दिया, किस कहाँ पर, लोअर लेवल पर। तो ये क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब उसने सारी अथॉरिटी अपने पास में न रखकर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें क्या कर दी, डिवाइड कर दी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन अगर हम देखें तो सेंट्रलाइजेशन जस्ट अपोजिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में उसने क्या किया, सब पर्सन्स को डिवाइड कर दिया, एंड सेंट्रलाइजेशन में उसने क्या किया, सारी अथॉरिटी क्या की, अपने पास रख ली, है ना। और उसने सबऑर्डिनेट्स को बोला कि सारे डिसीजंस मैं ही लूँगा, कोई अदर पर्सन अपने डिसीजन मेकिंग को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा, और कोई भी पर्सन किसी भी टाइप का डिसीजन लेने के एबल नहीं होगा, कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकता है। तो आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजेशन। व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय हायर मैनेजमेंट इट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, है ना। तो हायर मैनेजमेंट के पास में ही सारी अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजेशन। When authority is delegated to various levels of an organization, it is called decentralization. Okay. हेनरी फेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे, एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन, एंड everything that goes to reduce it is centralization, है ना। मतलब जहाँ पर सबऑर्डिनेट्स का रोल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो उस कहाँ होता है इंक्रीज, डिसेंट्रलाइजेशन में, और जहाँ पर रोल डिक्रीज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, सेंट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, आपने सबऑर्डिनेट्स को जब वर्क करने के लिए दे दिया तो ऐसी कंडीशन में उनमें क्या होता है, इनिशिएटिव की फीलिंग आती है कि जब आपने पूरी अथॉरिटी उन्हें दे दी है, मतलब ये कि उन्हें हर काम को प्रॉपर तरीके से करना है, और नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई वर्क करने को दिया जाता है, सबऑर्डिनेट से कोई एडवाइस ली जाती है, तो वो प्रॉपर खुद ही इनिशिएटिव लेकर देन वर्क करने के लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब इससे क्या होता है, मैनेजरियल टैलेंट जो है वो फ्यूचर में डेवलप होता है, क्योंकि आपने अपना जो मैनेजर है, टॉप लेवल का जो पर्सन है, उसने क्या किया, अपना वर्क सबऑर्डिनेट को असाइन कर दिया, तो उसमें उस टाइप के वर्क कल्चर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसमें डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ होती है, उसमें प्रॉब्लम को फेस करने की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्विक डिसीजन मेकिंग। अब इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो हो जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्विक हो जाती है, क्योंकि ये है कि यहाँ पर स्केलर चेन नहीं चल रही है। तो इसके डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ कि आपने अपना जो अथॉरिटी है वो अपने सबऑर्डिनेट को दे दी, तो मतलब ये कि वो डिसीज़न जो है वो सबऑर्डिनेट खुद ही ले सकता है, उसे उसके लिए अथॉरिटी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या हो गई, डिसीज़न मेकिंग फास्ट हो गई। सपोज जैसे आप आपके घर में ही देखते हैं कि अगर आपके पेरेंट आपको बोलते हैं, आपके पेरेंट ने जैसे आपको 10th में बोला कि आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहें आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, उन्होंने डिसीजन मेकिंग पावर आपको दे दी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये कि फिर आपको पेरेंट्स से पूछने की ज़रूरत नहीं, आपने बोला हमें कॉमर्स लेना है, आपने कॉमर्स ले लिया। अब अगर यहाँ पर अगर पेरेंट्स अगर बोलते कि नहीं लास्ट डिसीजन जो है वो हमारा होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाता, सेंट्रलाइजेशन। ओके, तो इससे क्या हो गया, आपको डिसीजन लेना इजी हो गया, और आपकी डिसीजन क्योंकि पेरेंट्स ने सारी जो पावर है वो आपको दे दी, तो आपके लिए इजी हो गया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है या कौन सा नहीं लेना है, और डिसीजन भी क्या हो गया, क्विक हो गया, कंफ्यूजन भी नहीं रहा। नेक्स्ट आप देखेंगे रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अब इससे क्या हो जाता है, टॉप मैनेजमेंट पर्सन को रिलीफ हो जाता है, क्योंकि उसने अपना बर्डन क्या कर दिया, सारे पर्सन्स में डिवाइड कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में उसे रिलीफ हो जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब इससे क्या होता है, ग्रोथ इंक्रीज करने में फैसिलिटी होती है, या ग्रोथ जो है वो इजीली
इंक्रीज़ होती जाती हैं, क्योंकि यहाँ अब इंक्रीज़ कैसे होती हैं, क्योंकि टॉप लेवल के पर्सन्स ने क्या किया, अपना वर्क डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से ये हुआ कि उसे जिस पर्सन को मतलब जिन सबॉर्डिनेट्स को उसने वर्क असाइन किया था, वो फास्ट डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो डिसीजन फास्ट ले रहे हैं। तो फास्ट डिसीजन लेने से वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हो रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहे हैं, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स नहीं हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट लास्ट है बेटर कंट्रोल। अब इससे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि एक ही पर्सन कितने कामों को देखेगा, है ना। अब उसने यहाँ पे क्या किया, वर्क का डिवाइडेशन कर दिया। तो जो अदर पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, जिन पर्सन को जो काम करने को दिया है वो उस वर्क को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंट्रोलिंग क्या हो गई, बेटर हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपकी बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं, अब बर्थडे पार्टी आप अरेंज कर रहे हैं, अगर आप सारा वर्क अपनी बर्थडे पार्टी का खुद देखेंगे तो आप इतने अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। बट अगर आपने पार्टी का काम अपने जो आपके फास्ट फ्रेंड्स हैं, 2 3 5 जो भी जितने भी नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं फास्ट, आपने उनमें डिवाइड कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बर्थडे पार्टी है वो आपकी प्रॉपर तरीके से अरेंज होगी, आप प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन अगर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन इजीली सक्सेसफुल रन होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज स्केल जितने भी बिजनेस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर भी ऑन द बेसिस हम डिफरेंसेस देखेंगे। फर्स्ट है नेचर। डेलीगेशन इज कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ऑन। अब डेलीगेशन जो है वो क्या है, कंपलसरी एक्ट है। कंपलसरी एक्ट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर सारे कोई एक सिंगल पर्सन ही सारे वर्क को करने, सिंगल पर्सन के लिए सारे वर्क करना पॉसिबल नहीं होता है। बट ये जो एक्ट है वो क्या होता है, कंपलसरी होता है, मतलब डिसीजन तो अथॉरिटी को ही लेने होते हैं ना, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ऑप्शनल है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर किसी अदर पर्सन को दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन में मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर्स हैंस लेस फ्रीडम टू टेक ऑन डिसीजंस। अब डेलीगेशन में क्या होता है, सुपीरियर्स के पास में ही सारा कंट्रोल होता है और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें डिसीजन लेने के लिए फ्री नहीं होते हैं। बट जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में अगर हम देखें तो लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स हैंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन, है ना। जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें क्या होती हैं, ग्रेटर फ्रीडम होती है कि वो डिसीजन जो है, जो भी वो अपना डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। स्टेटस, इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। डेलीगेशन में जो प्रोसेस है उसमें ये कि टास्क जो है वो शेयर किया जा सकता है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है कब होता है, जब टॉप मैनेजमेंट अगर डिसाइड करता है कि उसे डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो। नेक्स्ट है स्कोप। डेलीगेशन हैज़ नैरो स्कोप एज इट इज़ लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट। अब डेलीगेशन में स्कोप जो होता है वो नैरो होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना। तो लिमिटेड सुपीरियर होने से ये होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट करें या ना करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो फुली अथॉरिटी डेलीगेट करें, पार्शली करें ना। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन में वाइड स्कोप होता है। इट हैज़ वाइड स्कोप एज इट इम्प्लाइज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया जा रहा है, अथॉरिटी जो है वो अपने
लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें लो डिवाइड कर रहा है या फिर कह सकते हैं डेलीगेट कर रहा है। लास्ट है पर्पस टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर। अब डेलीगेशन में क्या हो रहा है, जो मैनेजर का बर्डन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी क्या कर दी, सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दी। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में द इंक्रीज द रोल ऑफ द सबॉर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो रोल किसका इंक्रीज हो रहा है, सबॉर्डिनेट का इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सुपीरियर ने अपनी जो पावर है या फिर अपनी जो अथॉरिटी है किसे दे दी है, सबॉर्डिनेट्स को दे दी है। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।